नमस्कार दोस्तों। बच्चे के अंदर अगर ज्ञान और संज्ञान के विकास की बात करें तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है जीन पियाजे का। आज हम जीन पियाजे की चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस करेंगे और जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का एक हिस्सा है। इसमें जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस है इस पे हम पियाजे की थ्योरी की बात कर चुके हैं, जिसमें हमने स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, एडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन की बात की थी। तो वो आप देख सकते हैं। आज हम सिर्फ स्टेजेस की बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि ये जो स्टेजेस हैं इनकी बात कैसे की है जीन पियाजे ने। जीन पियाजे एक स्टेज थियरिस्ट थे, स्टेज थियरिस्ट जो कि स्टेजेस की बात करते हैं। तो स्टेज थियरिस्ट होने के नाते इन्होंने बात की है फंक्शनल इनवेरिएंस की। और फंक्शनल इनवेरिएंस होता है क्रियात्मक क्रियात्मक अचलता। इसका अर्थ यह है कि चाहे आप कहीं पे भी हो, चाहे आप यहां हैं, आप पाकिस्तान में हैं, अमेरिका में हैं, ब्रिटेन में हैं, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पे भी हैं, बालक जो पैदा होगा वो पैदाइश से लेकर के और अपने एडोलसेंस तक उन्हीं निश्चित अवस्थाओं से होकर के गुजरेगा। इसे कहेंगे फंक्शनल इनवेरिएंस। इस फंक्शनल इनवेरिएंस के लिए जिस चीज को सबसे ज्यादा महत्व दिया पियाजे ने वो है ऑपरेशंस। अब ऑपरेशन का मतलब होता है संक्रियात्मकता। इतना मुश्किल शब्द करने के बजाय आप इसको याद रखिए, बेसिकली करना। जब हम किसी चीज को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, जब हम कोई चीज कर पाते हैं तो उसे ऑपरेशंस के रूप में देखा जाता है। तो ये डूइंग स्टेज होती है। अगर हम पियाजे की जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के आधार पर समझें तो ये जो करने की जो स्टेज है ये अचानक नहीं आ जाती। करना आपके अनुभव से आता है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना पियाजे ने अनुभव को। अनुभव से करना आता है तो अनुभव यानी एक्सपीरियंस। जब भी पूछा जाए कि पियाजे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में किसको मानते हैं तो वो मानते हैं एक्सपीरियंस को। और एक्सपीरियंस कहां से आता है तो उन्होंने कहा कि शुरुआत जो होती है ना हमारी, वो अनुकरण से होती है। अनुकरण क्या होता है? इमिटेशन। एक बालक जो है वो अन्य बड़ों को इमिटेट करता है और जैसे वो इमिटेट करता है तो फिर वो उसे अपने एक्सपीरियंसेस से जोड़ता है और फिर खुद करके देखता है। और जो खुद करके देखने की स्थिति है वही होती है उसकी ऑपरेशंस। इसके लिए उसको जिस चीज की जरूरत होती है वो क्या है? वो है अडेप्टेशन। मैं अभी स्टेजेस पे आऊंगा लेकिन पहले हम इसकी बात कर लें। अडेप्टेशन होती है दो प्रकार की। एक अडेप्टेशन होती है ऑटोप्लास्टिक और दूसरी होती है एलोप्लास्टिक। आपने अगर इसको नहीं समझा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जो दोनों ही प्रकार की जो अडेप्टेशन है इसकी बात फ्रॉइड करते हैं। ऑटोप्लास्टिक अडेप्टेशन क्या होती है? जब अपने वातावरण की जरूरत के अनुसार आप बदल जाते हैं तो वो होती है ऑटोप्लास्टिक अडेप्टेशन। और अगर आप अपने वातावरण को बदलने की कोशिश करते हैं तो वो होती है एलोप्लास्टिक अडेप्टेशन। अब ये जो दो प्रकार की अडेप्टेशन है यही होती है कि या तो आप वातावरण के अनुसार बदलना चाहते हैं या आप वातावरण को अपने अनुसार बदल देते हैं। और इसके लिए जिस चीज की आपके पास जरूरत होती है वो यहां से डेवलप होती है दोस्तों। इसे कहते हैं तर्क। तर्क यानी कि रैशनल। ध्यान रखिएगा, पियाजे का जो पूरा सिद्धांत था वो बालकों में तर्क का विकास करने पर आधारित था। ये तर्क का विकास कैसे होता है? अब इस तर्क के विकास के लिए तीन महत्वपूर्ण चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले कॉन्जर्वेशन। ध्यान रखिए, मैं आपको पहली स्टेज पहले नहीं करवाऊंगा, पहले वो करवाऊंगा जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। तो सबसे पहली जरूरी चीज की जरूरत होती है कॉन्जर्वेशन की। दूसरा आप कर पाते हैं क्लासिफिकेशन और तीसरा आप जेनरलाइज कर पाते हैं। तो यानी कि संरक्षण
क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ वर्गीकरण, और जनरलाइज यानी सामान्यीकरण। ये तीनों ही घटनाएं हैं आपकी थर्ड स्टेज की। कौन सी स्टेज की? थर्ड स्टेज की। अकॉर्डिंग टू पियाजे द मोस्ट इंपोर्टेंट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। याद रखिएगा, इसको इसी तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि ये कैसे हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब ये कहा जाए कि बच्चे में सबसे पहले कौन सा तर्क विकसित हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा यहां पे कॉन्क्रीट, जो कॉन्क्रीट रैशनल का डेवलपमेंट होता है बच्चे में, यानी कि एक मूर्त तर्क का विकास होता है। इस मूर्त तर्क के तीन हिस्से होते हैं। एक होता है कि बच्चे के अंदर कंजर्व करने की क्षमता होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है कंजर्वेशन का? कंजर्वेशन का अर्थ है, सामान्य तौर पे देखा जाए तो उसको रिलेशनल वैल्यू समझ में आनी चाहिए। कैसी वैल्यू? रिलेशनल, यानी कि संबंध। और ये संबंध कैसे होंगे, इसमें आप याद रख सकते हैं उसको रिवर्सिबिलिटी समझ में आनी चाहिए, पलटावी, यानी उल्टावी या पलटावी। इसका मतलब क्या है कि अगर 4 और 8 12 होते हैं तो 8 और 4 भी 12 होते हैं। ये पलटने का है। अगर रमेश के पिता का नाम सोहन है तो सोहन के बेटे का नाम रमेश है। यह चीज बच्चे नहीं समझ पाते इस स्टेज से पहले। क्यों इसे कॉन्क्रीट स्टेज कहा गया? इसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये पूरी की पूरी स्टेज क्या है, किस चीज पे आधारित है? मूर्त पे, यानी कॉन्क्रीट रैशनलिज्म पे। और वो किस चीज से आ रहा है? तो सबसे पहली बात रिलेशन, फिर रिवर्सिबिलिटी, उसके बाद में एनालिसिस। एनालिसिस मतलब किसी चीज को एनालाइज करना। जब भी कोई कहे कि एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है, तो याद रखिएगा वर्गीकरण होता है, यानी क्लासिफिकेशन होता है। तो जब हम किसी चीज को वर्गों में बांटते हैं, श्रेणीकरण करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, तो कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन, यहां पे याद रखिएगा आपको लिखना होगा कैटेगराइजेशन, ताकि वो भी याद रहे। तो कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन एनालिसिस के तरीके हैं। एनालिसिस मतलब विश्लेषण, और इसके बाद जनरलाइज, यानी आप किसी भी चीज के अंदर आप उसके एक सामान्यीकरण करने की क्षमता रखते हैं। सामान्यीकरण करने का मतलब कि अपने आप से समझ बनाने की, आप अपने आप से समझ बनाने की, थियराइज, आप अपनी थियराइजेशन कर सकते हैं, अपना हाइपोथेसिस बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है? बच्चे बचपन से ही ज्ञान निर्माण और सिद्धांत निर्माण के योग्य होते हैं। यह पियाजे की लाइन है, इसका मतलब ही यही है। और वो उस ताकत को, उस क्षमता को बेहतर कर रहे होते हैं, और वो यहां आ रहे होते हैं। तो याद रखिए ये जो 9 इयर्स की जो एज है, 9 साल की जो एज है, उसमें आपकी सेंसेस पूरी तरह से डेवलप होती हैं। अभी कॉन्क्रीट का मतलब क्या हुआ? कॉन्क्रीट का मतलब हमेशा याद रखिएगा मूर्त वही है जिसे आप अपनी सेंसेस से अनुभव कर सकें, जिसे आप अपनी सेंसेस से अनुभव कर सकें, वो क्या है? वो कॉन्क्रीट है। तो कॉन्क्रीट स्टेज में याद रखेंगे आप, बच्चे की जो सेंसेस होती हैं उनका पूरा विकास 9 वर्ष में होता है। इसीलिए इस एज को 7 वर्ष से और 11 वर्ष तक रखा गया, +2 और -2। ये क्या है? ये है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि किसी में ये 2 वर्ष पहले आ जाए और किसी में ये 2 वर्ष बाद में आए। तो 9 साल की उम्र में बच्चे में सेंसेस का पूर्ण विकास होता है। किसी में ये थोड़ा पहले हो सकता है, किसी में थोड़ा बाद में हो सकता है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख करके रैशनल एनालिसिस, रिलेशनल, रिवर्सिबिलिटी, थियराइजेशन, जनरलाइजेशन, इनकी बात की है किसने? पियाजे ने, थर्ड स्टेज में। यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है।
पियाजे ने अपनी बेटी को एक बड़े लंबे बर्तन में सामान दिया, लिक्विड दिया, और फिर वही लिक्विड उन्होंने दूसरे बर्तन में डाला। जब उसने देखा कि ये दूसरे बर्तन में डल रहा है, तो भी वो ये नहीं पता कर पाई कि जो लंबे वाला बर्तन है उसमें लिक्विड और जो चौड़े वाला बर्तन है दोनों में बराबर है। ये क्या है? तो ये जो बच्चे जब होते हैं इस एज में, तब जाकर के उनको ये इल्म होता है, इससे पहले नहीं होता। इसको कंजर्वेशन कहते हैं। ये कंजर्व कर लेने से ही आप बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थियरीज को जनरलाइज कर सकते हैं और किसी चीज का एनालिसिस कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब ये यहां पे हमने पहले क्यों रखा? क्योंकि बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, एक टीचिंग का प्रिंसिपल है कि हम जाते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। कहां जाते हैं हम? मूर्त से अमूर्त की ओर। अब देखिए ये प्रिंसिपल आया कहां से, ये फॉर्मूला आया कहां से है? यहां पे क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ये जो फोर्थ स्टेज होती है ये होती है फॉर्मल ऑपरेशनल। यहां पे क्या होती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है उसमें होता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ये जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है यानी अमूर्त संप्रत्य का निर्माण। तो आप हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। जो आपको दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, उनसे आप थॉट की तरफ जाते हैं। मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। और ये अमूर्त तक जाने के लिए जो एब्स्ट्रैक्शन आप करते हैं, ये एब्स्ट्रैक्शन दो प्रकार से होता है। इसमें जो सबसे पहला जो एब्स्ट्रैक्शन समझना है, तो हम क्या कर रहे हैं? पहले कॉन्क्रीट का विकास होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट का होता है। और इस एब्स्ट्रैक्ट में भी जो हम तरीके अपनाते हैं वो एक तो है भाई रीजनिंग एबिलिटी। क्या कहा था हमने? सबसे महत्वपूर्ण है तर्क। तो ये जो तर्क है यही है रीजनिंग एबिलिटी। रैशनल से ही रीजनिंग बनता है, तो रीजनिंग एबिलिटी। और दूसरी थिंकिंग। अगर आप बुक का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे तो आपको मिलेगा कि थिंकिंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ही चैप्टर में है, जिसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो थिंकिंग और रीजनिंग, थिंकिंग को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तरफ हो सकती है कॉन्वर्जेंट और दूसरी हो सकती है डाइवर्जेंट। और इसी तरीके से हम रीजनिंग को भी दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक इंडक्टिव और दूसरी डिडक्टिव। तो याद रखिएगा, हाइपोथेटिको, इंडक्टिव, मैथमेटिको रीजनिंग जो है वो इसी टाइम पे विकसित होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो ये स्टेज है जिसमें कि हाइपोथेटिको, मैथमेटिको, ये टर्म यूज की थी पियाजे ने, इंडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी, ये डेवलप होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पूर्ण रूप से। थर्ड स्टेज में इसका विकास होना चालू होता है, बट पूर्ण रूप से जो इसका डेवलपमेंट होता है वो फोर्थ यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल में होता है, जिस वक्त की आप रीजनिंग एबिलिटी को पूर्ण रूप से अचीव कर चुके होते हैं। इन्हीं की तैयारी की दो स्टेजेस हैं जो कि इससे पहले आती है, वो है सेकंड स्टेज। अब ध्यान रखिए, मूर्तता पे हमें जाने के लिए कहां से होकर के जाना होगा? तो यहां पे पियाजे ने बात की ईगोसेंट्रिज्म की। बच्चे में बचपना होता है। दूसरा एनिमिज्म की, यानी कि जीववाद। अब जीववाद को पियाजे ने कहा कि बच्चे जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग थिंग समझ लेते हैं। ईगोसेंट्रिज्म यानी अहम केंद्रीयता। अब अहम केंद्रीयता क्या है? कि बच्चे जो है वो सारी दुनिया का
जो सेंटर है सर्कल का, अगर हम देखें कि यहां पे बहुत सारे लोग हैं और वो किसी गतिविधि पे चर्चा कर रहे हैं, तो बच्चा समझता है कि इन सारी गतिविधियों का जो केंद्र है वो स्वयं है। दूसरी बात, वो अपने सिंगल पर्सपेक्टिव को ज्यादा महत्व देता है, यानी कि यहां पे आप कहेंगे सिंगुलैरिटी, रैशनल, यानी बच्चे के पास ऐसा नहीं है कि रैशनल नहीं है, उसके पास भी कारण है, लेकिन उसमें सिंगुलैरिटी है, यानी वो दूसरों के रैशनल को समझ पाने में सक्षम नहीं है। इसी के लिए पियाजे ने क्या किया था, पियाजे ने यहां पे 3 माउंटेन एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें कि उन्होंने अपनी बेटी को बिठाया और एक 3 माउंटेन का एक मॉड्यूल दिखाया और यह कहा कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है, और बाद में पूछा कि आप बताओ कि मुझे क्या नजर आ रहा होगा। तो वो ये तो बता पाई कि उसे क्या नजर आ रहा है, पर जब उससे पूछा गया कि मुझे क्या नजर आ रहा होगा, तो उसने बिल्कुल उसी तरीके से बताया जैसे वो देख पा रही थी। तो बेसिकली बच्चे जो है वो अपने लेफ्ट को दूसरे के भी लेफ्ट को अपने ही लेफ्ट से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो अपलटावी का नेचर होता है, अपलटावी, यहां पे हमने पलटावी की बात की थी, अपलटावी का नेचर होता है, ये बेसिकली इस सिंगुलैरिटी की वजह से आता है। इसका अर्थ क्या है कि अगर आपके फादर आज अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो आप वो चीज ऑफर करते हैं उनको जो आपको खुश कर देती है। तो बेसिकली आप अपनी खुशी से अपने पिता की खुशी को देखते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल। अब प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक, यानी कि ये कौन सी स्टेज है, ये ऐसी स्टेज है जिसमें कि बच्चा अनुभव तो कर रहा है लेकिन वो पूरे रैशनल में नहीं है, यानी कि तर्क उसका कैसा है, तर्क उसका अहम केंद्रित है, ईगोसेंट्रिक तर्क के आधार पे कर रहा है, इसलिए उसको वो रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे इस एज में। तो ये जो 2 to 7 की स्टेज है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 to 4 और 4 to 7 बेसिकली। और ये देखा जाता है कि ये जो 2 to 4 की स्टेज है, इसमें वो अपना विकास करता है फर्स्ट स्टेज के, जो कि पहली स्टेज क्या है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ पियाजे इज सेंसरी स्टेज। सेंसरी स्टेज का मतलब क्या हुआ, इसे संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं, यानी कि सेंसरी मोटर। तो सेंसेस, आप सबसे पहली बात तो अपनी जो सेंसेस है, संवेदी पेशी, संवेदी पेशी अवस्था में आप सबसे पहली बात तो अपनी सेंसेस के अनुसार चलते हैं। तो आपकी सेंसेस कितनी होती हैं, आपकी सेंसेस होती हैं 5+2। सबसे शुरुआत जो होती है वो आपकी सूंघने से होती है। इसके अलावा मोटर मुख्य रूप से आप अपनी सेंसेस से ज्ञान प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं और मोटर एक्टिविटी का प्रयोग डूइंग के लिए करते हैं। इसी पे अचीव करने के लिए हमें जाना है, जिसकी शुरुआत यहां से हो रही है। तो इसमें क्या होता है, बेसिक एक्टिविटी बच्चे करते हैं। सबसे पहले तो वो जो सोचते हैं, बच्चे तब भी सोचते हैं, पियाजे कहता है बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो सोचने योग्य होते हैं। तो वो प्लास्टिसिटी, आपसे जब भी क्वेश्चन आए कि भाषा के विकास से पहले व्यक्ति किसका माध्यम से सोचता है, तो उसका आंसर होगा न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से सोचता है बच्चा जब वो पैदा होता है उसके जस्ट बाद, और जब तक उसके अंदर भाषा का विकास नहीं होता। लगभग 18 महीने के आसपास उसमें भाषा का विकास होता है, और यही एज आप याद रखिएगा जो उसके अंदर होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस की। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है, तो आप आंसर देंगे फर्स्ट स्टेज। अगर क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस को पूर्ण रूप से बालक कब प्राप्त कर लेता है, तो आंसर होगा सेकंड स्टेज। इस बात को याद रखिएगा, पूर्ण ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आता है फर्स्ट स्टेज में। अकॉर्डिंग टू पियाजे ऑब्जेक्ट परमानेंस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मार्कर है, ये महत्वपूर्ण बात है। पर जब तक मुझे नजर आ रहा है तब तक तो ये है, और अगर मैं इसको छुपा लूं जेब में तो उसके बाद ये नहीं है। तो जो चीज मेरे सामने नहीं है वो नहीं है,
ये नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में तो ये है कि मेरे सामने नहीं है पर वो है। ये समझ पहली बार जो विकसित होती है कि कोई चीज जो मेरे सामने नहीं है परंतु वो फिर भी हो सकती है, इसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। और रियल वर्ल्ड की जो हमारी समझ होती है वो इसी ऑब्जेक्ट परमानेंस के थ्रू आती है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि फर्स्ट स्टेज में हम प्राप्त करते हैं। ये स्टेज होती है बर्थ से लेकर के और 2 इयर्स तक। तो ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, एक बारी मैं आपको इससे आगे लेकर के जाता हूं। तो सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ के टाइम पे होती है 2 वर्ष तक के लिए, जिसमें कि सबसे पहले बच्चा जो होता है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा अपनी समझ बनाता है, यानी उसके दिमाग में एक इमेज बनती है। वो इमेज एक्सरे इमेज जैसी होती है। ये अलग अलग सेंसेस से वो बनाता है, देखना, चूसना, पकड़ना, मुंह में डालना, ये ऐसी गतिविधियों के द्वारा वो अपनी समझ बनाता है। और मोटर एक्टिविटी के द्वारा वो ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की तरफ जाता है। कहां पे? फर्स्ट स्टेज में। ऑब्जेक्ट परमानेंस के बाद वो जैसे ही सेकंड स्टेज में आता है, इस वक्त ऑब्जेक्ट परमानेंस आ ही रहा होता है, कंप्लीशन की तरफ होता है। इस वक्त वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जिस वक्त की उसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म होता है। इसको सेंट्रेशन भी याद कर सकते हैं आप। सेंट्रेशन यानी केंद्रीयता, वो केंद्र की तरफ सोच रहा है, एक सिंगल पर्सपेक्टिव को सोचना। और यहां पे कहां जाना है? हमें जाना है मल्टीपल पर्सपेक्टिव तक। तो इसी दौरान वो एनिमिज्म से होकर गुजरता है और सिंगुलर रैशनल से। पियाजे ने इन तीनों को बाधा माना है। क्या कहा है? बाधा माना है। और पियाजे कहता है कि इस दौरान जो हमारा विकास होता है वो होता है इमिटेशन से, जिसकी मैंने सबसे पहले आपसे चर्चा की थी कि हमारे इमिटेशन से, जिसमें कि हम अडेप्टेशन करते हैं अपने एनवायरमेंट से इमिटेट करके। तो ये जो इमिटेशन है, ये कैसी इमिटेशन है? इसे वो इमिटेशन नहीं कहते, इसे वो कहते हैं डिफर्ड इमिटेशन। क्या कहते हैं? डिफर्ड इमिटेशन। यानी कि हम जिस किसी को देख रहे हैं, हमने अगर उसको देख के कुछ ग्रहण भी किया तो हम उसे करेंगे अपने तरीके से, हम उसके तरीके से नहीं कर सकते, एंड दैट इज कॉल्ड डिफर्ड इमिटेशन। इसमें 3 चीजें हमारे तर्क के लिए बाधा होती है: सिंगुलर रैशनल, एनिमिज्म और ईगोसेंट्रिज्म, ऐसा पियाजे का कहना है। लेकिन ये जो ईगोसेंट्रिज्म है, इससे जो ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात करते हैं वो, इससे हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो क्योंकि हमारी सेंसेस पूर्ण रूप से विकसित हो गई, तो हमने चीजों को उस नजरिए से देखना चालू कर दिया वो जैसी हैं। अभी तक हम कैसे देख रहे थे? एनिमेटेड, यानी कि जो नॉन लिविंग है वो भी लिविंग बीइंग है। तो जैसे ही हमने अपने अनुभव को विकसित कर लिया, तो हमने उसका एनालिसिस किया, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और जनरलाइजेशन के थ्रू हमने मूर्त ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अब मूर्त ज्ञान आ गया कि भाई ये जो है ये मार्कर है। लेकिन जैसे ही हम इस मूर्त ज्ञान पे क्वेश्चन करते हैं तो हम अमूर्तता की तरफ पहुंचते हैं, एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, कि ये मार्कर क्यों है, क्या ये मार्कर के अलावा भी कुछ हो सकता है? तो जो बाहर है ज्ञान वो हो गया मूर्त, और जो मैंने इसकी इमेज अपने दिमाग में क्रिएट कर ली, एक फिक्स्ड इमेज, स्कीमा क्रिएट कर लिया, वो है अमूर्त ज्ञान, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। और वो हमारे पास 4th स्टेज में आती है। इस वीडियो के बाद आप लोग जो फर्स्ट वीडियो है पियाजे पे, उसको जरूर देखिएगा, दोनों को साथ में रख करके ही समझा जा सकता है। और जैसे ही आप इसे समझ लेते हैं, कल तक यानी कि नेक्स्ट क्लास तक आपको एक क्वेश्चन आंसर सीरीज अवेलेबल होगी पियाजे की, जिसमें कि पूरा पियाजे आप रिवाइज कर पाएंगे और अपनी प्रोग्रेस को चेक कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।